मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष हिंदी सिनेमा और साहित्य पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगी विषय अनुकूल। सर्वप्रथम हम सिनेमा और साहित्य कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसका रूप स्वरूप यहाँ पर मैं रखूंगी। जैसा कि हम जानते ही हैं कि साहित्य और समाज का जो संबंध है वह अभिन्न है, वे एक दूसरे के पूरक दिखाई देते हैं। समाज में जो घटित घटनाएं हैं उसका ही रूप स्वरूप कहीं ना कहीं हम साहित्य रूपी दर्पण में दिखाई देता है। समाज के बिना साहित्य सृजन असंभव सा प्रतीत होता है। ठीक उसी प्रकार साहित्य के बिना समाज की भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। साहित्य एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम कहा जा सकता है। उसी तरह फिल्म भी बहुत प्रभावशाली और सशक्त माध्यम के रूप में अपनी वेदनाएं, अपनी संवेदनाएं को अभिव्यक्त करती हुई दिखाई देती है। दोनों ही कला के अलग अलग स्वरूप हैं। साहित्य शब्दों पर आश्रित है तो फिल्म दृश्य श्रव्य पर आश्रित माध्यम है। एक साहित्यकार को केवल कागज और कलम की ही आवश्यकता नहीं होती, जबकि फिल्म निर्देशक को फिल्म के कला पक्ष, भाव पक्ष के साथ साथ तकनीकी पक्ष का भी रूप स्वरूप देखना पड़ता है। फिल्म निर्माण के लिए अनेक प्रकार की समस्याओं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो भी हो, हम देखते हैं कि साहित्य और सिनेमा दोनों ही कला और मनोरंजन से सारे जगत को, सारे संसार को प्रेरित करते हुए दिखाई देते हैं। साहित्यकार और निर्देशक समाज में ही जन्म लेते हैं, समाज में ही उनका भरण पोषण होता हुआ दिखाई देता है और समाज के आसपास में जो स्थिति परिस्थिति है, समस्याएं हैं, विषमताएं हैं, विसंगतियां हैं, वो उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है और साथ ही साथ उसका समाधान भी किसी न किसी रूप में प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। साहित्यकार और निर्देशक दोनों का धर्म है कि वे सामाजिक हितों की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य, अपने अधिकार का वहां पर बोध करें। सिनेमा और साहित्य दोनों एक दूसरे के लिए उपदेशी रूप में उपदेश देने की शक्ति का रूप स्वरूप प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। अगली स्लाइड में मैं बेटा आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से हम देखते हैं कि जो सिनेमा है और साहित्य है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि इसका जो अर्थ है वह किस तरह से व्यापक रूप में प्रदर्शित होते हुए दिखाई देता है। जैसे कि हम जानते हैं सिनेमा का अर्थ है कि वह स्थान जहां लोग बैठकर बायोस्कोप या चलचित्र देखकर अपने मनोरंजन का रूप स्वरूप साधते हुए दिखाई देते हैं, उसे हम सिनेमा का रूप देते हैं या सिनेमा कह सकते हैं। साहित्य से यह हमारा तात्पर्य है सहित या साथ होने की अवस्था या भाव को हम साहित्य कहते हैं। सिनेमा में हम देखते हैं कि किस तरह से कि सिनेमा, साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। सिनेमा और साहित्य ऐसे माध्यम है जिसमें समाज और लोगों को बदलने की एक विशेष ताकत दिखाई देती है। सिनेमा साहित्य से अधिक प्रभावशाली और जनसाधारण तक पहुंचने का सरल, सहज और स्पष्ट माध्यम दिखाई देता है। सिनेमा में सामाजिक बदलाव हम देखते हैं कि सिनेमा में लगातार सामाजिक बदलाव हमें समय समय पर दिखाई देते रहते हैं। समाज में घटित घटनाओं के कारण अनेक परिवर्तन साहित्य और सिनेमा में देखने को हमें यदाकदा रूप से मिलते हुए दिखाई देते हैं। जैसा समाज का साहित्य या जैसा साहित्य होगा उसी के अनुरूप समाज में भी हम क्रिया प्रतिक्रिया देखते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह का समाज है उसमें घटित घटनाओं के द्वारा साहित्य में लेखक, लेखिका, कवि, कवयित्री अपने भावों, अपने विचारों और अपने अनुभवों का यथार्थ रूप से चित्रण करते हुए दिखाई देते हैं। वैसे ही सिनेमा में भी हम कहानी का आधार प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं कि किस तरह से ये फिल्में हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती हुई दिखाई देते हैं। साहित्यिक
सह संबंधों के आधार पर कहानी साहित्य और सिनेमा के आधार पर ही निहित होती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि हम देखते हैं कि समाज में जिस तरह की विषम परिस्थिति होती है, स्थिति परिस्थिति होती है, समस्याएं होती हैं, या हम कहें कि आपदाएं भी दिखाई देती हैं, तो उसी के अनुरूप साहित्य में भी इसकी स्थिति परिस्थिति को दर्शाया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है साहित्य और सिनेमा में एक तरह से सह संबंध के रूप में कार्य करते हुए लेखक कवि अपनी भावनाओं का जो ओत प्रोत है वह रचना के माध्यम से, कथा के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से करते हुए दिखाई देते हैं। सिनेमा में हम देखते हैं सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक आधार पर किस तरह से समय के अनुसार उसकी पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। जैसे हम सामाजिक फिल्मों की यहाँ पर बात करें तो समाज में उत्पन्न ज्वलंत समस्याओं पर आधारित फिल्मों के माध्यम से विचार विमर्श या संप्रेषण या संवाद किया जाता है। वे फिल्में सामाजिक फिल्में कहलाती हैं। आर्थिक शोषण पर भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से शारीरिक या मानसिक आधार पर दोनों रूपों से शोषण का रूप व्यक्त किया जाता है, जिसके आधार पर हमने अनगिनत फिल्में देखी होंगी। इसका जो इतिहास है हम बाद में विस्तृत रूप से बात करेंगे। हम समाज में ही देखते हैं कि किस तरह से जातिगत भेदभाव पर भी आधारित फिल्में हैं। ये आज से ही नहीं है, प्राचीन काल से ये प्रथा चली आ रही है, ये समस्या चली आ रही है, जिसमें हम जातिगत भेदभाव पर आधारित अनगिनत फिल्मों का रूप स्वरूप देखते हुए बड़े हुए हैं। छल कपट धोखेबाजी पर ये आधारित फिल्मों का भी हमने रूप स्वरूप अपने समाज में, अपने सिनेमा में यदा कदा रूप से देखा है। अन्य रूपों में भी हम बात करें तो सांप्रदायिकता है, आतंकवाद है, आदि ज्वलंत विषयों पर भी हमने अनेक प्रकार की फिल्में देखी हैं, जिसमें समाज, धर्म, देश की स्थिति परिस्थिति का हमें ब्यौरा पता चलता है कि क्या समाज में चल रहा है, क्या साहित्य में चल रहा है, और सिनेमा किस रूप से उसका रूप स्वरूप हमारे सामने व्यक्त करता हुआ चला आ रहा है। पारिवारिक फिल्मों से यह हमारा तात्पर्य है बेटा कि परिवार में जो आपसी संबंध होते हैं, या हम कहें कि संबंधों में कड़वाहट उत्पन्न होती है, छटपटाहट उत्पन्न होती है, कई बार बिखराव की स्थिति भी उत्पन्न होती है, तो फिल्म का यह निर्देशक या निर्माता किस तरह से उस घटित घटनाओं का जो रूप स्वरूप है, कथा के रूप में, संवादों के रूप में, वातावरण के अनुसार उसे हमारे सामने, हमारे समक्ष प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। और इन्हीं फिल्मों के माध्यम से हमें अपनी संस्कृति की, अपनी सभ्यता की, अपनी परंपरा की, अपनी मान्यताओं का भी हमें अनेक रूपों में ज्ञान या बोध होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इन फिल्मों के माध्यम से मानवीय मूल्यों का भी जो निर्वाह किया जाता है वह बहुत ही सर्वोत्तम रूप में दिखाई देता है। इससे व्यक्ति अपने धर्म, अपने आदर्श के बारे में जो सीखता है वह बहुत ही बेहतर रूप से प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बेटा कि किस तरह से सामाजिक अर्थव्यवस्था या सामाजिक गतिविधियों के द्वारा व्यक्ति अपने भावनाओं का जो रूप है वह इन फिल्मों के माध्यम से व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है, और स्वयं भी उसमें अपने आप को ढालता हुआ दिखाई देता है। राजनीतिक फिल्मों से यहाँ हमारा तात्पर्य है कि इस विषय पर बहुत अधिक फिल्में नहीं बनी है, पर जितनी भी फिल्में बनी हैं उसमें राजनीतिक कुचक्र या राजनीतिक की विशेषताओं, ज्यादातर अवगुणों का ही वहां पर रूप स्वरूप दिखाया गया है। तो हम देखते हैं कि पूरा देश एवं समाज राजनीतिक में ये यानी कि राजनीतिक कुचक्रों में किस तरह से घिरा हुआ सा प्रतीत होता है। राजनीति हमारे जीवन में गहरा प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि उसमें हमारा कहीं ना कहीं हमारी सरकार, हमारे नेता अपनी आपसी रंजिश या हितों के द्वारा सरकार को चलाने की वहां पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। सामाजिक हित में वहां मूल रूप से कोई भी उद्देश्य वहां निहित होता हुआ नहीं दिखाई देते हैं। तो इस तरह की फिल्मों से हमें कई बार ये आभास होता है कि इन फिल्मों में समाज की या देश के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए वो कहीं पर विलुप्त सी दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य है कि देश की राजनीति, राजनेताओं का चरित्र, राजनीति की चक्र या चकाचौंध पर कई फिल्में बनी हैं, जैसे कि रंग दे बसंती, चक्रव्यूह और सत्याग्रह आदि फिल्मों में राजनीति का जो भयानक अभिशाप रूप हमें देखने को मिला है, उससे कहीं ना कहीं हमारी आत्मा कचोटती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे धार्मिक और आर्थिक आधार पर
फिल्में जो निहित हुई हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है, इसमें अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार की संस्कृति और अनेक प्रकार के यहाँ पर परंपराएं, मान्यताएं हमारे समाज में विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से विस्तृत हैं। धर्म के अलग अलग रूप हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। उसी आधार पर हमें समाज को ध्यान में रखकर जो निर्माता निर्देशक है वे भी फिल्मों का उसी रूप में निर्माण करता हुआ भी दिखाई देता है, उसी तरह का कथा का निर्वाह करते हुए भी दिखाई देता है। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो धार्मिक परिवेश के अंतर्गत बनी है और धर्म के आधार पर सबकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, श्रद्धा जुड़ी हुई है, मान सम्मान तक जुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो धर्म के आधार पर कोई जल्दी से बात करने को वहां पर तैयार नहीं होता, पर धार्मिक आडंबरों के आधार पर फिल्मों का बहुत ज्यादा निर्माण हुआ है और उससे हमें बहुत ज्यादा सीख भी मिली है। कई बार हम इन आडंबरों से बचने का प्रयास भी करते हुए दिखाई देते हैं। आर्थिक आधार पर भी फिल्में बहुत ज्यादा बनी है, क्योंकि हम देखते हैं कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग अनेक समस्याओं से अपना जीवन या संकटों से जीवन अपना गुजारते हुए दिखाई देता है। तो उसमें अनेक स्थिति परिस्थितियों के आधार पर अपने जीवन का जो संघर्ष है वह अलग अलग आधारों पर व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। कई बार वो आधार, वो संघर्ष सरल रूप में हमें दिखाई देते हैं, तो कई बार हमें सशक्त रूप से उनमें द्वंद्व भी झेलते हुए हम दिखाई देते हैं। और ये द्वंद्व जो आंतरिक रूप से है, हमें मानसिक रूप से है, वे हमें विचलित करता हुआ दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे समाज में, हमारे साहित्य में, हमारे सिनेमा में बहुत इस तरह की फिल्मों का निर्वाह किया गया है, जिसमें अनगिनत रूप से हम देखें कि व्यापक रूप में साहित्य के आधार पर बात की गई है, सिनेमा के आधार पर बात की गई है। साहित्य का अर्थ एवं स्वरूप, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि साहित्य या का क्या अर्थ है, सहित या साथ होने की अवस्था या भाव को हम साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। साहित्य शब्द का आरंभ मूलतः माना जाता है कि 7वीं 8वीं शताब्दी के अंतर्गत हुआ है। संस्कृत में साहित्य के स्थान पर काव्य शब्द का प्रयोग मिलता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि पहले हमने कई ऐसे रचनाओं में या किताबों में देखा है कि पहले हम देखते हैं कि किस तरह से संस्कृत में साहित्य को ही काव्य की संज्ञा दी जाती थी, उसके नाम से अभिव्यक्त किया जाता, अभिप्रेत किया जाता था। उसके बाद अनेक प्रकार के भ्रम उसमें उत्पन्न हो गए, तो दोनों को अलग अलग रूपों से वहां पर व्यक्त करने लगे। जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि उसके बाद काव्य और साहित्य दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाने लगा, जिससे आगे चलकर बहुत सारे भ्रम, दुविधा वहां पर उत्पन्न होने लगे। तो इनको अलग अलग रूपों में व्यक्त करने की एक शैली प्रस्तुत की गई, क्योंकि हम देखते हैं कई चीजों में जब हमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो उसका हम कोई ना कोई समाधान निकालते हैं। तो विद्वानों, विशेषज्ञों ने अनेक प्रकार के यहाँ पर रूप स्वरूप यहाँ पर व्यक्त किए गए, जिसके आधार पर हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की क्रियाएं व्यक्त की गई हैं और उन क्रियाओं में अनेक प्रकार के रूपों को दिया गया है, व्यक्त किया गया है। काव्य को कविता के रूप में और साहित्य को व्यापक रूप में प्रयोग किया जाने लगा। कहने का तात्पर्य है काव्य को पद्य का रूप दे दिया गया, यानी कि कविता का रूप दे दिया गया, और वही साहित्य को यानी कि गद्य के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। दोनों के मूल रूप में, यानी कि साहित्य में दोनों का जो रूप स्वरूप है एक साथ प्रयोग किया जाने लगा। कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, जीवनी और संस्मरण आदि के प्रयोग को हम देखते हैं कि गद्य के अंतर्गत रखा गया, पर ये साहित्य का ही रूप माना जाता है। और पद्य में हम देखते हैं कि किस तरह से कविता है, महाकाव्य है, खंड काव्य है या मुक्तक है, छंद आदि का निर्वाह किया गया है। इसके आधार पर हम देखते हैं साहित्य के 4 तत्वों का रूप स्वरूप यहाँ पर बताया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि इसे 4 भागों में विभक्त किया गया है। उसके तत्वों के नाम है भाव, कल्पना, बुद्धि और शैली। तत्व के आधार पर साहित्य किस तरह से अपने आप को विस्तृत व्यापक रूप में अभिव्यक्त करता गया। साहित्य में सर्वप्रथम तत्व है भाव को माना गया है। भाव को साहित्य की आत्मा कहा जा सकता है।
साहित्य में भाव नहीं होगा तो उसमें रस की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यानी कि जब तक हम किसी चीज को पढ़ते हैं और उसमें हमें रस प्राप्त नहीं हो रहा तो हम उसे आगे पढ़ नहीं सकते। अगर उसमें हमें रस लगातार प्राप्त हो रहा है तो हम उसमें अपनी रुचि बनाए रखेंगे। तो साहित्य में भाव का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं या बोलते हैं, संवाद या संप्रेषण का रूप स्वरूप रखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें रस की प्राप्ति होती है, तभी हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। साहित्य में सूक्ष्म भावनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। दूसरा है बेटा इसमें कल्पना। साहित्य में भावनाओं का चित्रण कल्पना शक्ति के प्रयोग द्वारा ही संभव है, यह संपन्न हो पाता है। जीवन के अनेक विविध दृश्यों को प्रस्तुत करना कल्पना का ही एक रूप है। जैसे कि हम देखते हैं कई बार हम अपनी स्मृतियों में खो जाते हैं और उन स्मृतियों में हम कल्पनाएं बुनने लग जाते हैं। उन कल्पनाओं का कोई भी उद्देश्य कई बार नहीं होता, कई बार वह उद्देश्य से पूर्ण होती है, पर कल्पना में हम ऐसी चीजों का निर्वाह या ऐसी चीजों को हम जी लेते हैं जो हम वास्तविक रूप में उसे भोग नहीं सकते, तो उस रूप में हम वहां पर कल्पना कर लेते हैं। जैसे कवि या लेखक अपनी कल्पना के द्वारा पूरे आकाश का विचरण कर लेता है, पूरी संसार का विचरण कर लेता है, उसी तरह से वह अपने सुख दुख हर्ष विषाद या अन्य अनुभूतियों का भी रूप स्वरूप वहां पर जुटा लेता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह की अभिव्यक्ति से व्यक्ति अपने आप के आधार पर अपनी कल्पनाओं को एक मूर्त रूप प्रकट करता है। साहित्य में कल्पना का जो उपयोग है वह भावनाओं को प्रस्तुत और उसके विकास के लिए किया जाता है। बुद्धि बुद्धि से हमारा तात्पर्य है कि जो भी हम पढ़ते हैं या किसी वाद विवाद के विषय में हम अपनी ज्ञान को वहां पर आजमाते हुए दिखाई देते हैं, तो उसमें हम तथ्य विचारों या सत्य का या सिद्धांतों का सहारा लेते हुए दिखाई देते हैं। यही बुद्धि का कार्य भी मुझे लगता है। साहित्य में वस्तुओं और घटनाओं का चित्रण उनके उचित रूप में किया जाता है। शैली तत्व शैली तत्व से यह हमारा तात्पर्य है कवि या साहित्यकार जिस भाषा जिस रूप या जिस ढंग से अपने भावों का अपने विचारों को व्यक्त करता है वही उसकी शैली हो जाती है। जैसे हम देखें कबीरदास है, जयशंकर प्रसाद है, सूर्य निराला है, पंत है या प्रेमचंद है या फिर अन्य हम यहाँ लेखक या लेखिका जैसे हम बात करें या कवियत्री की बात करें, तो सबकी अपनी अलग अलग शैली है जिसके द्वारा वह अपनी रचनाओं का जो मूर्त रूप है वह प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। वह भाषा का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, शब्दों का चयन वह कितनी सजगता के साथ लेते हैं, अलंकारों छंदों काव्य रूपों का जो रूप स्वरूप वह प्रकट करते हैं वह अद्भुत रूप में दिखाई देता है। तो ये हम कह सकते हैं कि साहित्य में किस तरह से व्यक्ति अपने भावों को अपने विचारों का जो रूप स्वरूप है उसे प्रयोग में लाता हुआ दिखाई देता है। सिनेमा का उद्भव सिनेमा का जो उद्भव है उसमें मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पर दिए हैं। सन के आधार पर उसको निर्मित किया है कि किस तरह से, यहाँ पर विस्तृत जानकारी तो नहीं दूंगी, संक्षिप्त रूप में मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की। विस्तृत रूप में आप अपनी किताबों के जरिए इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। भारत में फिल्मों का जो उद्भव है वह 7 जुलाई 1896 को हुआ। ल्यूमियर ब्रदर्स नामक दो फ्रांसीसी अपनी फिल्में लेकर भारत आए और 6 लघु चलचित्रों का उसमें प्रदर्शन किया। इन फिल्मों में ध्वनि रहित होने के बाद भी दर्शकों को मनोरंजन का रूप स्वरूप उसमें मिला। ल्यूमरर भाइयों ने पहली बार भारतीयों को सिनेमा से परिचित कराया, यानी कि इन चलचित्रों के माध्यम से भारतीयों को वहां पर चलचित्र का क्या महत्व है और चलचित्र कैसे इन 6 चलचित्रों का जो उन्होंने प्रयोग किया उसमें जिस कथा का उन्होंने संचालन किया उसको उद्देश्यपूर्ण रूप में किया, जबकि वो ध्वनि रहित थी तब भी वह बहुत ज्यादा सफलता की ऊंची ऊंचाइयों के तहत वहां पर व्यापक रूप से प्रस्तुत की गई। मुंबई और कोलकाता में लघु चलचित्रों के माध्यम से सिनेमा की नींव रखी गई, क्योंकि हम देखते हैं कि जब सामने वाला व्यक्ति अपने नवीन आविष्कार से देश को किस तरह से विकास की ओर अग्रसर कर रहा है, समाज को अग्रसर कर रहा है, तो उसकी देखा देखी कई लोग अपनी जो
रुचि के अनुरूप है, जो अपनी योग्यता के अनुरूप है, जो अपने व्यवसाय के अनुरूप है, उसमें अपनी किस्मत आजमाते हुए दिखाई देते हैं। उसी तरह से ल्यूमरस भाइयों को देखकर अन्य जो निर्माता, निर्देशक इस कगार पर, इस राह पर चलने के लिए तैयार थे, उन्होंने अपनी इस रूप में वहां पर अपना योगदान दिया है। कहने का तात्पर्य है, इन लघु चलचित्रों के माध्यम से सिनेमा की एक नींव रखी गई। 1899 में भट्टवेडकर ने भारत में प्रथम लघु चलचित्र बनाने में सफलता की। अलग अलग रूप में मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से जो चलचित्र यानी कि मुख्य फिल्मों का जो निर्माण हुआ, उसमें कितने लोगों ने अपने किस्मत को वहां पर आजमाया और अपने सतत प्रयासों के द्वारा अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कोशिश की और पूर्ण रूप से जानकारी फिल्मों के माध्यम से एक तरह से श्रोता, दर्शक तक पहुंचाने की भरसक कोशिश की। 1904 में मनी सेठाना ने भारत में पहला सिनेमा घर बनाया और उसमें उन्होंने द लाइफ क्राइस्ट फिल्म आई, जिसने दादा साहेब फाल्के को भारत में सिनेमा की नींव रखने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि कई चीजों से हमने पहले भी बताया कि जो सिनेमा बनाते हैं या फिल्में बनाते हैं, उनमें पूर्ण रूप से उद्देश्य के आधार पर वो फिल्म का निर्माण करते हुए दिखाई देते हैं कि लोग इनसे कुछ सीखें, क्योंकि सीखने का जो क्रम है वह किसी भी उम्र में किया जा सकता है। तो यहाँ पर फिल्मों के माध्यम से और लोग भी यहाँ पर प्रेरित होते हुए दिखाई दिए और उन्होंने भी इसमें सतत प्रयास किया। भारत में पहली मूक फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनी, जिसकी आधार भूमि धर्म, समाज और इतिहास के आसपास की बनी। कहने का तात्पर्य है कि राजा हरिश्चंद्र फिल्म में जो व्यवस्था का जो रूप रखा, वह रखा धर्म के आधार पर रखा, सामाजिक गतिविधियों के आधार पर रखा और साथ ही साथ इतिहास यानी कि पौराणिक कथा के आधार पर उसको अभिव्यक्त करने की भरसक कोशिश की, जो कि ये फिल्म बहुत ही सफलता के अन्यतम रूपों को पार करते हुए दिखाई दी। उसके बाद सवाक सिनेमा का आरंभ हुआ, यानी कि बोलती फिल्मों का आरंभ हुआ। सर्वप्रथम उसमें आलम आरा फिल्म बनी, जो 14 मार्च सन 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में इसका प्रदर्शन हुआ। इस फिल्म में जितने भी गाने थे वे सारे रंगमंच से लिए गए थे। रंगमंच का मैं बाद में बताऊंगी आपको, क्योंकि रंगमंच का जो आधार था वो कहीं ना कहीं सिनेमा से बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है, क्योंकि सिनेमा और रंगमंच एक दूसरे के पूरक दिखाई देते हैं। दृश्य श्रव्य माध्यम, पहले सिनेमा में हमने देखा कि किस तरह से केवल दृश्य के आधार पर मुख्य फिल्मों का निर्माण किया जा रहा था। फिर दृश्य श्रव्य का रूप जो सशक्त रूप से उभर कर आया, उसमें फिल्मों का निर्माण हुआ और जो सामाजिक गतिविधियां हैं, धार्मिक अर्थव्यवस्था है या फिर हम आर्थिक सोचनीय दृष्टि है या राजनीतिक कुचक्रों के माध्यम से लोग अपनी अभिव्यक्ति को किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं, उसका रूप स्वरूप दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप से उजागर हुआ। कला, बिंब और अनेक कलाओं के साथ का रूप स्वरूप इसे करते हुए आगे बढ़ा। यानी कि कहने का तात्पर्य है दृश्य श्रव्य के साथ साथ और भी प्रतीकात्मक चीजों के आधार पर, कला के आधार पर, बिंब के आधार पर अनेक रूपों का वहां पर स्वरूप रखा गया। सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक दक्षता का भी वहां पर महत्व रखा गया। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बच्चों कि हम देखते हैं कि जीवन में हम सिद्धांतों के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं और सिद्धांतों के आधार पर ही हम अपनी गतिविधियों को अनेक रूपों में दिखाते हुए प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि अगर जीवन में सिद्धांत नहीं होंगे तो उसमें व्यक्ति आगे चलकर अपने नियमों के आधार पर कैसे जीवन यापन करेगा। और सैद्धांतिक नियम के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का होना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा ही व्यक्ति अपनी अनेक प्रकार की जो इच्छाएं हैं, अनेक प्रकार की जो आकांक्षाएं हैं, अनेक प्रकार की जो मन में उठ रही कल्पनाएं हैं, उनको वहां पर मूर्त देते हुए दिखाई देता है। यानी कि एक तरह से अलग आधार रूप में प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। इसलिए सैद्धांतिक ज्ञान का होना भी अत्यंत आवश्यक वहां पर दिखाई देता है, जिसके सहारे व्यक्ति अपने जीवन के
आगे के रूपों को वह निर्वाह करते हुए दिखाई देता है। सैद्धांतिक आधार पर सिनेमा को निम्न आधार पर बांटा गया है। यहाँ पर मैंने 5 आधार प्रस्तुत किए हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कथा विचार के आधार पर, संक्षिप्त कथा के आधार पर, कथा का विकास के आधार पर, पटकथा के आधार पर और संवाद के आधार पर। यहाँ पर मैं इसका संक्षिप्त में आपको चित्रण बता देती हूँ कि कथा विचार से हमारा तात्पर्य है फिल्म लेखन में जो कथा का निर्वाह किया जाता है, यानी कथा को चुना जाता है, उसमें लेखक किस तरह से विषय की गहरी समझ को वहां पर व्यापक रूप से दिखाने का प्रयास करता है और उसका किस तरह से दर्शक पर, श्रोता पर प्रभाव पड़ रहा है, उसको भी वह ध्यान में रखकर पूरी कथा का वाचन या लेखन के रूप में लिखता हुआ दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है यह लेखन, यह कथा किस भी आधार पर हो सकता है, जैसे धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषय को चुनकर उन पर पूर्ण रूप से रहस्यपूर्ण या रोमांचक रूप में या मनोरंजन के आधार पर उसका वितरण प्रस्तुत करता है। वहीं वह यह भी देखता है कि जिस तरह का समाज चल रहा है, जिस तरह की साहित्य में लेखन क्रम चल रहा है, उसके आधार पर भी वह अपनी कथा का जो रूप स्वरूप है, उसका ढांचा, उसका आकार तैयार करता हुआ दिखाई देता है। जैसे पारिवारिक जीवन की स्थिति है, अमीरी गरीबी पर बहुत ज्यादा फिल्में बनी हैं, वैज्ञानिक यानी कि विज्ञान के आधार पर भी है, तकनीकी के आधार पर भी है और नवीन वैचारिक दृष्टि से भी अनेक प्रकार के शोध वहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। कहने का तात्पर्य है हम नवीन विचारों के आधार पर भी फिल्मों का जो प्रयोगात्मक रूप है वो देखते हुए नजर आते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कथा विचार ही फिल्म का मुख्य आधार होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति पूर्ण रूप से उस कथा में किस तरह के समस्याओं को, किस तरह के समाधानों को वहां पर प्रयोग करता हुआ दिखाई देता है। दूसरा है संक्षिप्त कथा। संक्षिप्त कथा से यहाँ हमारा तात्पर्य है कि जो फिल्म निर्माता है वह फिल्म का जो रूप उसने निर्धारण किया है वह किस तरह से उसे सूक्ष्म रूप में वर्गीकृत करते हुए दिखाई देता है, यानी कि मूल उद्देश्य उसका क्या है, सारांश उसका क्या है, वह कथा का निचोड़ अगर हम लास्ट में जब देखते हैं कि उद्देश्य की बात करते हैं या फिर किसी तरह से उपसंहार की बात करते हैं, निष्कर्ष की बात करते हैं, तो उसमें हम किस तरह से उस पूरी कथा की जो समरी है या सार है उसे प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उसी आधार पर निर्माता, निर्देशक, कलाकार विषय के अनुरूप अपना रोल निभाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति पूरी कथा का निर्वाह नहीं कर सकता, यानी कि अभिनय नहीं कर सकता। उसमें अलग अलग पात्र वहां पर दिए गए होते हैं और केवल 2 पात्रों के अलावा या 3 पात्रों के अलावा भी हम देखते हैं अनगिनत पात्रों की वहां पर संज्ञा दी गई होती हुए सभी लोगों को कहानी के मुख्य उद्देश्य से संबंध दिखाई देता है, यानी कि जो पूरा उद्देश्य है वह सब पात्र उससे इर्द गिर्द घूमते हुए वहां पर दिखाई देते हैं। उसे संपूर्णता में दर्शक के साथ उसे कैसे प्रस्तुत करना होता है, ये भी एक बड़ी चुनौती का कार्य दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि अगर हम देखते हैं कि कथा का जो पूर्ण रूप से हम देखें कि 3 घंटे की फिल्म है और 3 घंटे में हम देखते हैं कि कथा का जो रूप है यानी कि सार है वो बहुत ही ज्यादा संक्षिप्त में व्यक्त करते हुए दिखाई देता है, पर पूरी 3 घंटे में हमें उसका अर्थ समझ में आता है। कथा का विकास, कहानी को पात्रों के अनुसार विस्तार दिया जाता है, यानी कि बांटा जाता है कि किसको किस आधार पर क्या क्रिया प्रतिक्रिया करनी है। मुख्य पात्र के अनुरूप कथा विकसित होती हुई दिखाई देती है, यानी कि उसमें मुख्य पात्र कौन से हैं, या फिर हम कहें कि मुख्य पात्र में पुरुष पात्र, स्त्री पात्र या गौण पात्रों के रूप में किस तरह से वे अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज कराते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि उसकी पृष्ठभूमि, विशेषता, संगति, विसंगति या स्थिति प्रस्तुति का विश्लेषण भी वहां पर किया जाता है। फिल्म का आदि, मध्य और अंत पहले से ही सुनिश्चित कर दिया जाता है, उसी के अनुरूप जो पात्र है वे अपने अभिनय का वहां पर प्रदापन करते हुए दिखाई देते हैं। शीर्षक के अनुरूप गति, नृत्य, उपकथा, स्थान और अनुपात का भी निर्धारण समय समय पर किया जाता हुआ दिखाई देता है। पटकथा, पटकथा को हम स्क्रिप्ट कहते हैं। पटकथा को स्क्रीन प्ले या
सिनेरियो भी कहा जा सकता है। पटकथा को सिने रूप में हम परिभाषित करते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि पटकथा में हम देखते हैं कि पूरी एक रूपरेखा तैयार की जाती है, निर्देश दिया जाता है कहाँ पर उसे कितने श्रृंखला में उसे विभक्त करना है, कितने भागों में विभक्त करना है, उसको कितनी कल्पनाएं, कितनी उद्भावनाएं, कितने विचार वहां पर या कितने स्वपन, कितने परिदृश्य वहां दिखाने हैं, इसे हम पटकथा के दौरान वहां पर निर्मित कर लिया जाता है। संवाद जो कि फिल्म का बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसे हम देखते हैं कि संवाद फिल्म के लिए प्राण का काम करते हुए दिखाई देते हैं। संवाद जीवंत होने चाहिए। संवाद के माध्यम से पाठक सीधे व्यक्ति से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग होती है वैसे वैसे संवाद लेखक संवाद तैयार करते हुए भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। नायक नायिका अपने पांडुलिपि के द्वारा उसे अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है इस संवादों में हम अनेक प्रकार की मुहावरे, लोकोक्तियों, प्रतीकात्मक भाषा, लाक्षणिकता, रोचक शैली और शोरे शायरी यानी कि शेरो शायरी भी वहां पर प्रयोग में लाते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्ति किस तरह से अनेक आधारों के द्वारा व्यक्ति अपने सिनेमा के माध्यम से अपनी पूरे जीवन का सार वहां पर देखते हुए नजर आता है। कैमरे की भूमिका, जैसे कि हम जानते हैं कि सिनेमा में जो कैमरे की भूमिका है वो बहुत ही अहम है। सिनेमा एक कला है। अब तक के प्राप्त सभी कलाओं में हम देखते हैं इसकी सिनेमा बहुत ही सृजनात्मक रूप से अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई दिया है। सिनेमा में अनेक प्रकार की हम देखते हैं कि चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है और इन चुनौतियों का सामना करते हुए हमें अनेक रूपों स्वरूपों से गुजरना होता है और इसमें अनेक प्रकार की अलग अलग आधारों को भी प्रस्तुत किया जाता है। जैसे सिनेमा 19वीं सदी में अनेक यंत्रों के आधार पर व्यक्त होने लगा था कि सिनेमा में हम देखते हैं कि अगर कैमरा नहीं है तो उसके बिना सिनेमा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सिनेमा कैमरा है तो सिनेमा है, नहीं तो हम देखते हैं कि उसका कोई आधार प्रस्तुत नहीं है। फिल्मांकन, तकनीकी, प्रतीकात्मकता, ध्वनि अंकन और संपादन आदि यंत्रों के द्वारा हम देखते हैं कि सिनेमा का जो रूप स्वरूप है उसे वहां पर ज्ञापित किया जाता है। जैसे कि हम अनेक रूपों में देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति तकनीकी के माध्यम से कैमरे का कोण, कैमरे की मूवमेंट, कैमरे फोटो की अवधि, प्रकाश, स्थान, संपादन, ध्वनि आदि सब का प्रयोग करते हुए दिखाई देता है। प्रतीकात्मकता से यह हमारा तात्पर्य है कि हम किस तरह की वेशभूषा या किस तरह के परिधान वहां पर पहनते हैं। नायक नायिका किस तरह की अभिनय का वहां पर रूप स्वरूप रखते हैं, भूमिकाएं अदा करते हैं, किस तरह का वातावरण वहां पर तैयार किया जाता है या किस तरह के रंगों का वहां पर प्रयोग किया जाता है। इन सब का जो रूप स्वरूप है वो हम प्रतीकात्मक रूप में देखते हुए नजर आते हैं। ध्वनि का विशेष रूप से हम यहाँ पर अंकन करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कोई भी हंसने का सीन है, रोने का सीन है, गंभीर अवस्था का सीन है, या हम देखते हैं कि मरणासन का सीन है या फिर किसी बर्थडे पार्टी का सीन है, तो उसमें हम उस तरह की ध्वनियों का जो रूप स्वरूप व्यक्त करते हुए नजर आते हैं, उसे पूरा जो वातावरण है वही बदल जाता दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है कि इस तरह के संपादन का जो रूप स्वरूप है वह निर्माता, निर्देशक, साउंड, कैमरा आदि का को ध्यान में रखकर किया जाता है। पटकथा का जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे कथा या फिल्म आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य है कि हम देखते हैं कि कई बार जैसे फिल्म शुरू होती है तो उसमें पहले से ही समस्या से अवगत करा दिया जाता है, फिर उसकी स्मृतियों के द्वारा उसको उन जिन चुनौतियों से वे गुजरा है, जिन स्थिति परिस्थितियों से गुजरा है, सबका थोड़ा थोड़ा रूप प्रस्तुत करते हुए विकास यानी कि कथा को आगे बढ़ाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से पटकथा का विकास होता चला जाता है, उस तरह से पात्र अपने अभिनय के द्वारा कथा में जान डालते हुए दिखाई देते हैं और कथा अपने विकास क्रम की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। दृश्यों का अलग अलग तरह से प्रस्तुतिकरण होने लगा है। कैमरे की ये उपयोगिता है, कैमरे की ये महत्ता है कि वह अलग अलग कोणों के द्वारा अलग अलग
क्लोजअप के द्वारा दृश्यों को दिखाया जाता है। जैसे कि हमें भावनात्मक सीन दिखाना है तो उसमें हम किस तरह से अपने हावों भावों के द्वारा सामने वाले को प्रेरित करते हुए दिखाई देते हैं। हम स्वयं ये अनुभव करते हैं, अगर हम स्थिति परिस्थिति में होते तो हम भी शायद यही करते हुए दिखाई देते। तो पूर्ण रूप से भावनात्मक रूप से हम देखें कि विचारों का जो वह रूप स्वरूप दिखाया जाता है, वह कैमरे का ही एक कमाल है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सारे भावों को वहां पर प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। कहानी या पटकथा का जो रूप स्वरूप है वह दिन प्रतिदिन बदलता हुआ दिखाई देता है। क्षण प्रत्येक क्षण बदलता हुआ दिखाई देता है। दृश्य और पात्रों के आधार पर कला को आगे बढ़ाया जा सकता है। सिनेमा में कैमरे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि हम लोग ये जानते ही हैं, बिना उसके कल्पना नहीं की जा सकती, या किसी भी फिल्म का या धारावाहिक का या विज्ञापन का किसी भी चीज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। मूलतः हम जब कहीं घूमने जाते हैं, अगर हम घूमने जाने के बाद अगर फोटो ना खींचे कैमरे से, तो वो स्मृतियां धूमिल होती हुई दिखाई देती है कि हम कभी गए थे। अगर हमारे पास फोटो होती है तो हम पुनः उन स्मृतियों को याद करने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। तो कैमरे में जीवन की जो उपयोगिता है और जीवन के जो महत्वपूर्ण क्षण है उसको कैद कर लिया जाता है, और समय दर समय उन्हें हम जब याद करते हैं तो हम अपनी स्थिति परिस्थिति का भी हमें ज्ञान होता हुआ दिखाई देता है कि हम उस वर्ष गए थे, हम बाद के वर्षों में कहीं नहीं गए, या इस तरह की बर्थडे पार्टी को हमने कैमरे के अंदर शूट कर लिया है, या अनेक जो हमारे खुशी के पल होते हैं, यहाँ तक दुखों के पलों को भी हम कैद करते हुए दिखाई देते हैं आजकल। सिंगल शॉट मलिए ने फिल्म में कैमरे को एक स्थान पर स्थिर कर लिया, जिसमें घटित घटनाओं की गतिविधि को उसमें कैद कर दिया। पॉटर ने अलग अलग शॉट को जोड़कर चलचित्रों के माध्यम से सिनेमा की कहानी आगे कही या बढ़ने लगी। कहने का तात्पर्य है, पहले चलचित्रों के माध्यम से एक चलचित्र को दूसरे चलचित्र के साथ जोड़ा जाता था और उसका अर्थ प्रस्तुत किया जाता था उसके द्वारा। क्योंकि ये ध्वनि रहित फिल्में उस समय में बनती थी, तो इसमें पात्र देखकर, दर्शक देखकर ही पूरी स्थिति को ज्ञात कर लेता था। दादा साहेब फाल्के ने भी कई बार चलचित्रों को जोड़कर बाइस्कोप की तरह फिल्म दिखाते थे। यानी कि आपको स्मृतियों में याद होगा कि हमें बहुत पहले दूरदर्शन पर बाइस्कोप दिखाया जाता था। उसमें हम देखते थे कि 3 घंटे की जो फिल्म है वह 3 दिन में परिवर्तित कर दी जाती थी, और उसको अंत तक जिस तरह से रोकते थे, यानी कि पहले दिन जिस फिल्म को चलाया जा रहा है और उस फिल्म का जो कहाँ पर उसका समापन करना है, कि मन में जागृत रहे, मन में रुचि बनी रहे कि आगे क्या होगा। ये भी एक बहुत बड़ा मोड़ यहाँ पर चलचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास दादा साहेब फाल्के ने किया, और ये बहुत ज्यादा प्रचलित रहा उस समय पर कि बाइस्कोप देखने के लिए और ये बाइस्कोप रात के 11 बजे आया करता था। मतलब इतना लेट जगने की भी बहुत ज्यादा, मतलब कई बार हमें लगता था आवश्यकता नहीं है, पर फिल्म का क्रेज इतना ज्यादा था, या अभिनेत्री अभिनेता का जो क्रेज था वो हमें जगाने के लिए वहां पर तत्पर करता हुआ दिखाई देता था। ग्राफिक ने कैमरे और एडिटिंग के प्रयोगों द्वारा सिनेमा की नींव को रखा। कहने का तात्पर्य, अब अनेक प्रकार के कैमरे वहां पर उत्पन्न होने लगे, कैमरे बनने लगे, उनका आविष्कार होने लगा, और उसमें अनेक प्रकार की एडिटिंग करने लगी। जैसे कि हम कोई भी यूट्यूब पर या वैसे कैमरे के द्वारा किसी चीज को एक तरह से सूत्रों में पिरोते हुए दिखाई देते हैं, तो उसमें कहाँ पर हमें साउंड तेज करना है, कहाँ पर हमने फिल्टर यूज करना है, कहाँ पर हम लोगों को उसमें टेक्स्ट डालना है, कहाँ पर किस तरह की प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारा समय लगता है इस एडिटिंग करने में। तो अनेक प्रकार की परेशानियां भी दिखाई देती है, पर तकनीकी के माध्यम से सब चीजें बहुत ज्यादा आसान होगी। पर उस समय में हम देखते हैं कि चीजों को बहुत ही कठिनता से, बहुत ही ज्यादा प्रयासों के द्वारा इन चीजों को सफल किया होगा, जो आज हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान दिखाई देती है। धीरे धीरे कैमरे में नए रूपों का समावेश होने लगा। जहां एक और कैमरा स्थिर होकर कार्य करता, वही ग्रेट ट्रेन रबरी की शूटिंग के दौरान कैमरे का भागते आदमी के साथ घूमना या घूमते दिखाई देने लगा एक नया आविष्कार था। अभी तक हमने देखा कि कैमरा सटीक होकर
स्तंभ की तरह खड़े होकर चित्रों को एकत्र करता हुआ दिखाई देता था। पर आज जो इस दौरान कैमरे का निर्माण हुआ, वह कैमरा आदमी के साथ भागते हुए, या फिर हम कहें कि समुद्र के नीचे या समुद्र के ऊपर, आसमान के ऊपर एरोप्लेन के द्वारा जो चीजें शूट की जाती थी, उन सब का रूप स्वरूप दिन प्रतिदिन बदलता गया और हमें हर चीज का ज्ञान होता चला गया। तो ग्रिफिथ ने कैमरे में कई प्रयोग किए, जिसमें क्लोज शॉट, मिड शॉट, लॉन्ग शॉट, टॉप शॉट आदि शामिल हैं। फिल्म में बिना कैमरेमैन के विविध दृश्य को कैद कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, या हम कहें कि असंभव ही था। फिल्म में कठिन से कठिन छवि का निर्माण आसानी से कर दिया जाता था, क्योंकि उसके पीछे का जो प्रयास है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम फिल्म को अच्छी या बुरी कहकर लौट आते हैं, पर हम उसमें उसके किए गए सतत प्रयासों को कई बार नहीं देखते हैं कि इनमें कितना प्रयास लगा होगा। तो ये भी देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम जिस चीज का भी निरीक्षण करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो हमें पूर्ण शोधों के आधार पर करना अत्यंत आवश्यक है। समय बदलता गया और कैमरामैन की भूमिका है वह भी बदलती गई। वैश्वीकरण के युग में कैमरे के कई रूप और विद्यमान हो गए, जैसे पेन कैमरा है, या क्लोज कलर कैमरा है, मूवी स्टैंड कैमरा है, ऑटो मोड कैमरा है, टाइमर आदि कैमरे का यहाँ पर प्रयोग किया गया। अन्य रूपों में हम देखते हैं कि जूम इन, जूम आउट, लेंस कैमरा, फिश, टेली, मकर शॉट आदि के द्वारा हर एक गतिविधियों को एकत्र कर प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे और भी अन्य कैमरों का निर्माण किया गया है, वो आप विस्तृत रूप से अपनी किताबों में पढ़ लीजिएगा। दर्शक और स्क्रीन का जो संबंध है वह किस तरह से दिखाया गया, क्योंकि हम देखते हैं कि समाज या साहित्य में दोनों रूपों में ही दर्शक कार्य करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि साहित्य को भी दर्शक ही या श्रोता या पाठक ही पढ़ रहा है, और सिनेमा घर में जो जा रहा है वो भी दर्शक या पाठक ही है या श्रोता ही है, जो देखकर किसी भी विश्लेषण में अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपने अनुभवों को वहां पर साझा करता हुआ दिखाई देता है। तो ये हम कह सकते हैं, ये अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी कि जो दर्शक है और जो स्क्रीन का संबंध है वे एक दूसरे के पूरक दिखाई देते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि वे एक दूसरे का आईना है। आईने में हम जिस तरह से अपने आप को देखते हैं, जैसी क्रिया प्रतिक्रिया हम करते हैं, वैसी ही क्रिया प्रतिक्रिया हमें आईना भी देता हुआ नजर आता है। उसी तरह से फिल्मों में भी हम उस क्रिया प्रतिक्रिया को सुखद रूप में या दुखद रूप में या कई बार झेलते हुए भी नजर आते हैं। सिनेमा में दर्शक और स्क्रीन का संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फिल्म में जो हाव भाव, विचार, क्रिया, गतिविधियां दर्शक को अपनी ओर खींचते हैं, प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते हैं। कहानी के आधार पर हम देखते हैं कि कई बार कहानी के आधार पर भी जो दर्शक है वह स्क्रीन के साथ अपने सुखद रूप को एक तरह से जोड़ता हुआ दिखाई देता है, कई बार दुखद रूप को भी जोड़ता हुआ दिखाई देता है। कहानी में वह पूरी तरह से अपने आप को उसमें समायोजित भी करते हुए दिखाई देता है। तो कहानी का जो मूल रूप हम ये कह लें कि वह किस तरह से, जो कि निर्देशक है, निर्माता है, वह किस तरह से कहानी को लिखता है, वो किस तरह से वह पूरे वहां का शोध रिसर्च करता हुआ दिखाई देता है, जिसके आधार पर वह जो दर्शक है, जो पाठक है, उससे अपना तालमेल बिठाते हुए दिखाई देता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा दंगल, हमने फिल्म देखी, दंगल की कहानी बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली है, और हमने देखा कि किस तरह से छोटी बच्चियां किस तरह से संघर्ष करती है अपने द्वंद को देख, क्योंकि हमें पता है समाज की स्थिति क्या थी, और हरियाणा की स्थिति हमें और ज्यादा बेहतर पता थी कि किस तरह से वहां पर लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है, और किस तरह से परिवार के लोग लड़कियों को ज्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं है। पर आज का समाज बदला हुआ है, पहले के समाज की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, कि उस समय में हम देखते हैं कि इस तरह की फिल्म का वहां पर दिखाना एक मन में रोचकता उत्पन्न कर देता है, रोमांच उत्पन्न कर देता है। सीखने के लिए हमें कितने ऐसे दृश्य है जहां पर दिखाई दिया कि व्यक्ति किस तरह से जिंदगी से समझौता करके भी अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है, पर संघर्ष और सतत प्रयास करते हुए भी जीवन में अपने आधार को, अपने लक्ष्य को
एक तरह से पूर्ण कर सकता है। तो हमने देखा कि किस तरह से माता पिता की बदली सोच को भी वहां पर हमने देखा, समाज किस तरह से प्रताड़ित करते हुए भी दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि कहानी का जो आधार है वो हमें किस तरह से खींचते हुए दिखाई देता है। वातावरण के आधार पर हम देखते हैं कई कहानियां वातावरण के आधार पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि वहां का वातावरण हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हुए दिखाई देता है। इस वातावरण के अनुसार ही व्यक्ति अनेक प्रकार की इच्छा अनिच्छा से उसमें समझौते करते हुए भी दिखाई देता है। तो मूलतः कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि हम देखते हैं कि जब भी कोई कथा का जो रूप स्वरूप है वह 6 आधारों पर स्पष्ट होते हुए दिखाई देता है, और वो 6 आधार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। साथ ही साथ जो मूल तत्व हैं वो थोड़े से अलग हैं, वो मैं आपको लोगों को बाद में बताऊंगी। संवाद के आधार पर, ये मैंने आपको अभी भी बताया कि संवाद के आधार पर अगर मूक फिल्में अपने बिना संवादों के इतनी चर्चित हो सकती है, तो सोचिए संवाद जब बोले जाते हैं तो उनमें कितना आकर्षण, कितनी सच्चाई, कितना यथार्थ रूप का स्वरूप जुड़ा होता है, जिसके जरिए व्यक्ति आपसे संवाद करता है। तो उसमें हम देखते हैं कि वो संवाद निरर्थक नहीं है, अर्थपूर्ण रूप में हमें दिखाई देता है। और उस संवाद में हम बहुत सारे पांचों इंद्रियों का वहां पर रूप स्वरूप देखते हुए नजर आते हैं, और अपने विचार, अपनी भावनाएं वहां पर मूर्त रूप से साकार होते हुए दिखाई देते हैं। तो कई संवाद हमें आकर्षित करते हुए भी दिखाई देते हैं। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनके संवाद आपके जहन में आज भी कहीं ना कहीं दिखाई देते होंगे या सुनाई देते होंगे, और या जब अपनी स्मृतियों में आप खोते होंगे तो भी उनमें उनकी जो धुंधली या धूमिल स्थिति परिस्थिति है वो भी वहां पर ज्ञात होती हुई दिखाई देती है। भाषा के आधार पर भी हम देखते हैं कि जो पाठक है, जो श्रोता है, जो दर्शक है, वह स्क्रीन के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। कई बार आप देखिए जिस तरह से संवाद फिल्म में बोले जाते हैं या विज्ञापन में बोले जाते हैं या धारावाहिक में बोले जाते हैं, कहीं ना कहीं हम उनके साथ सह संबंध बनाते हुए दिखाई देते हैं। वैसे ही संवादों का हम यदा कदा प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। जैसे हम फिल्म देख के आते हैं, अगर कोई संवाद हमें बहुत ज्यादा पसंद आता है तो तुरंत हम बोलते हुए दिखाई देते हैं। जैसे अभी एक संवाद का मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, वो विज्ञापन के जरिए ही काफी चर्चित हुआ है। जैसे अजय देवगन है, शाहरुख खान है, किस तरह से एक विमल की जो एड है उसमें दिखाई देते हैं, आंखों की भाषा का संकेत देते हुए नजर आते हैं। तो कई तरह के ऐसे विज्ञापन है, कभी हम हास्यात्मक रूप में उसे याद करते हुए दिखाई देते हैं, कभी रोचकता के आधार पर याद करते हुए दिखाई देते हैं, कभी मनोरंजन के आधार पर याद करते हुए दिखाई देते हैं। तो भाषा के आधार पर भी हम देखते हैं कि सिनेमा हमें अपनी ओर खींचते हुए दिखाई देता है, क्योंकि भाषा के आधार पर ही अगर आपकी सटीक, सरल, सहज भाषा है तो वह सबको आकर्षित करती हुई दिखाई देगी। कई बार कठिन भाषा भी हमें आकर्षित करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उसके अर्थ हमें कई बार ज्ञात नहीं होते, पर जब हम समझने के लिए तत्पर होते हैं या सीखने के लिए क्रमबद्ध होते हैं तो वो हमें काफी प्रयासरत दिखाई देते हैं। वेशभूषा के आधार पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इस फिल्म में या सिनेमा घर में या फिर हम देखते हैं धारावाहिक में, विज्ञापनों में जिस तरह के कपड़े पहने हुए होते हैं वो कहीं ना कहीं हम आकर्षित करते हुए दिखाई देते हैं। अगर कपड़ों में भी हम सजगता का जो आधार है वह देखते हुए नजर आते हैं। हमें कपड़े किस तरह से पहनने चाहिए, हमारे ऊपर, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर हम कपड़े किस तरह से फिट बैठते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो चलचित्रों के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से कपड़े दिखाई देते हैं, कई बार हम उन्हें पहन सकते हैं, कई बार हम नहीं भी पहन सकते, क्योंकि हमारा समाज, हमारा वातावरण उस तरह का नहीं होता है। तो हम वातावरण के अनुसार, अपने समाज के अनुसार, अपने परिवार के अनुसार हम कपड़ों का निर्वाह करते हुए दिखाई देते हैं, पर कपड़े हमें आकर्षित जरूर करते हैं। रहन सहन के आधार पर हम रहन सहन, जैसे कि हमारा रहन सहन कैसा है, हम किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, हम किस तरह की संस्कृति में ढले हैं, हम किस तरह की मान्यताओं का प्रयोग कर रहे हैं या किस तरह के खान पान का प्रयोग कर रहे हैं, उसका असर भी हम देखते हैं यदा कदा रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता हुए दिखाई देता है। जैसे रहन सहन, पारिवारिक फिल्मों को हम देखते हैं, उनके रहन सहन को देखते हैं तो हम उसके प्रति आकर्षित होते हुए दिखाई देते हैं। संस्कृति, रीति रिवाज और सभ्यता के प्रति भी हम इसी तरह से आकर्षित होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हम सबकी
क्योंकि भारत बहुभाषी देश है और हम देखते हैं कि इसमें अनेक प्रकार की धर्म, अनेक प्रकार की संस्कृतियां अपना जीवन निर्वाह करते हुए दिखाई देते हैं। अलग अलग सबके उत्सव है, त्योहार है, पर्व है, हम देखते हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ पर 4 प्रकार की ऋतुएं भी है और उसके अनुसार लोग किस तरह से अपने संस्कारों को, अपने संस्कृति को वहां पर जीते हुए दिखाई देते हैं। विवाह उत्सवों के भी अलग अलग मान्य या मान्यताएं हैं, जिसको हम यदा कदा रूप से फिल्मों के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। घटित घटनाओं के आधार पर भी आप सह संबंध बनाते हुए दिखाई देते हैं। कई बार आप ऐसा भी होता है कि वास्तविक रूप से कि या व्यवहारिक रूप से किसी के साथ कोई घटना घटित हो गई है, तो आप उसके साथ समकक्ष होते हुए दिखाई देते हैं। उसकी घटनाएं आपको अपनी घटनाओं जैसे प्रतीत होती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से हमने देखा कि सिनेमा और स्क्रीन का कैसे या दर्शक और स्क्रीन का कैसे संबंध है। सिनेमा के प्रकार, सिनेमा के प्रकार कथात्मक दस्तावेजी। सिनेमा के अनगिनत प्रकार है, जैसे कि हमने बहुत सारे प्रकारों का यहाँ पर रूप स्वरूप देखा और उनके आधार पर हमने अनेक प्रकार की गतिविधियों को भी यहाँ पर सुचारू रूप से देखा। जैसे सिनेमा के प्रकार, फीचर फिल्म, कहने का तात्पर्य है फिल्म अनेक प्रकार की होती है। फिल्म में एक माध्यम है, यानी कि एक ही भाषा का प्रयोग वहां पर हो रहा है, जिसमें प्रत्येक फिल्मकार अपनी दृष्टि से अपनी कथा के द्वारा उसका उपयोग करता हुआ दिखाई देता है। उद्देश्य हो गया, वातावरण हो गया, विषय के अनुरूप हो गया या स्वरूप आदि के अनुसार फिल्म में अनेक प्रकार यानी कि फिल्मों के अनेक प्रकार का वहां पर निर्वाह होता है, जो इस प्रकार से है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, फीचर फिल्म यानी कि कथा शैली, यानी कि व्यवसायिक लाभ हेतु हम देखते हैं कई बार हम चीजों का निर्वाह करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि अंग्रेजी में फीचर्स बोलते हैं, हिंदी में फिल्म के रूप में या कथा शैली के रूप में निर्वाह किया जाता है। फीचर फिल्म उसे भी कहा जा सकता है जिसका निर्माण व्यवसायिक लाभ उठाने हेतु किया जाता है। उसे हम व्यवसायिक लाभ के आधार पर भी व्यक्त कर सकते हैं। इन फिल्मों का उद्देश्य मात्र केवल मनोरंजन का रूप होता है। इस प्रकार की फिल्मों की लागत हम देखते हैं बहुत ज्यादा होती है। इनमें से अधिक फिल्मों का जो कथानक है वह कल्पना के रूप में निर्मित होता हुआ दिखाई देता है। कहीं कहीं हम ये कह भी सकते हैं कि उसका यथार्थ रूप में भी घटन होता हुआ दिखाई देता है। भारतीय हिंदी फिल्मों का एक जो महत्वपूर्ण ढांचा होता है, जिसके आधार पर फिल्मों का सृजन होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कथा भी होती है, संगीत भी हो सकता है, उसमें थ्रिल भी हो सकता है, प्रेम का जो रूप स्वरूप है वह भी अनेक रूपों में व्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य हम ये कह सकते हैं कि लाभ, व्यवसायिक लाभ हेतु अनेक प्रकार की फिल्मों का यहाँ पर निर्माण हमारे हिंदी सिनेमा के आधार पर किया जा सकता है। जैसे फीचर फिल्म के प्रकार, पहला है प्रेम प्रधान फिल्में। जैसे हमने देखा है कि अक्सर हमारे सिनेमा में, हमारे सिनेमा के इतिहास में, हमारे फिल्मों में प्रेम का जो रूप स्वरूप है अनेक रूपों में व्यक्त किया गया है। कई बार प्रेम दोहरे रूपों में व्यक्त किया जाता है, कई बार प्रेम त्रिकोण रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और प्रेम की जो कहानी है, यानी कि प्रेम पर जो आधारित कहानी है, वह हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोचक दिखाई देती है। उसके आधार पर हम अपनी अनेक प्रकार की अतृप्त कल्पनाएं, अतृप्त इच्छाएं पूरी करते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य है इस विषय पर हजारों की संख्याओं पर फिल्में बनी हैं। आज भी यह सिलसिला लागू यानी कि जारी है। हिंदी फिल्मों का यह सबसे हिट फॉर्मूला कहा जा सकता है। प्यार, इश्क, मोहब्बत आदि फिल्में हम अनेक प्रकार की हमने अपने जीवन काल में फिल्में देखी हैं। इन फिल्मों में हमने प्रेम के जो रूप स्वरूप है उसमें अनगिनत आधारों को प्रस्तुत होते हुए देखा है। हिंसा प्रधान फिल्में, हिंसा प्रधान फिल्मों से हमारा तात्पर्य है कि बॉलीवुड, हॉलीवुड या टॉलीवुड हो, उसमें हमने देखा है कि हिंसा प्रधान फिल्मों की एक तरह से बाढ़ सी आ गई है। आमतौर पर हम देखते हैं कि फिल्मों में हिंसा का जो रूप स्वरूप है वह खून खराबा या डर को वहां पर प्रयुक्त रूप से पैदा करता हुआ दिखाई देता है। इन फिल्मों में जो दर्शक है वह फिल्मों को देखकर चौंकते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, पर उन्हें मनोरंजन उसमें आता हुआ दिखाई देता है। कभी कभार इसमें हम देखते हैं डर के साथ साथ इसमें
भोग का जो रूप है वो भी दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि हिंसा प्रधान फिल्में भी हमारे समाज को काफी आकर्षित, प्रभावशाली करते हुए दिखाई देती है। हास्य प्रधान फिल्में, हास्य प्रधान फिल्मों से यह हमारा तात्पर्य है कि कॉमेडी या मनोरंजन पर आधारित फिल्मों को कहा जा सकता है। इन फिल्मों का उद्देश्य केवल दर्शक का मनोरंजन करना मात्र होता है। हास्य प्रधान फिल्में बनाना आसान नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा प्रयास लगता है, क्योंकि किसी को हंसाना आसान काम नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत दिखाई देती है। जीवन के वास्तविक घटनाओं से रूबरू होता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। किस तरह से एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपनी विषमताओं के कारण अनेक प्रकार की कुसंगतियों से गुजरता हुआ दिखाई देता है। उसमें वह उनको, उन प्रसंगों को हास्य के रूप में, व्यंग के रूप में प्रस्तुत करना एक बड़ी बात यहाँ पर दिखाई देती है। सामाजिक फिल्मों का मैंने आपको रूप स्वरूप बताया था कि सामाजिक फिल्में हमारे समाज में अनेक वातावरण के अनुसार, समय के अनुसार बदलती हुई दिखाई देती है। जैसे क्योंकि सामाजिक फिल्में में से हमारा तात्पर्य बहुत सारे इसमें विषय हैं, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक शोषण पर आधारित फिल्में हो सकती हैं, या सामाजिक प्रताड़ना पर आधारित फिल्में हो सकती हैं, या द्वंद्व पे, संघर्ष पर, विद्वेष पर, अनेक प्रकार से हम सामाजिक फिल्मों का क्रम अपने सिनेमा में, अपने फिल्मों के माध्यम से देखते हुए नजर आते हैं। पारिवारिक फिल्में, हमारे यहाँ पर बहुत सारी पारिवारिक फिल्में भी हैं जो परिवार के साथ हम एक साथ बैठकर देखा जा सकता है। कई बार ऐसी फिल्में भी निर्वाह या प्रदर्शित की जाती है जहाँ पर परिवार के साथ व्यक्ति नहीं बैठकर देख सकता है। पर पारिवारिक फिल्मों का जो रूप स्वरूप जब एक ढांचे में प्रस्तुत किया जाता है तो पूर्ण रूप से उसमें कोई भी अश्लील वहां पर संवाद या अश्लील चित्रण वहां पर नहीं दिखाई दिया जाता है। तो पारिवारिक फिल्मों में हम देखते हैं कि किस तरह से परिवार में जो अनगिनत समस्याएं, विषमताएं, टकराव है, या जल्लाहट है, या विचारों में जो तालमेल नहीं बैठता, उसका रूप स्वरूप वहां पर दिखाई देता है। राजनीतिक फिल्में, राजनीतिक फिल्मों के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें हम सूक्ष्म रूप से यही कह सकते हैं कि इन फिल्मों में अनेक प्रकार की जो राजनीतिक व्यवस्था पर जो प्रहार करता हुआ दिखाई देता है, उन चीजों को वहां पर अभिव्यक्त किया गया है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म से यहाँ हमारा तात्पर्य ये एक ऐसा वृत्त चित्र है जिसके माध्यम से व्यक्ति इस डॉक्यूमेंट्री में अनेक प्रकार की सूचनाओं से व्यक्ति को जागरूक करते हुए दिखाई देता है। अनेक प्रकार की शिक्षा और उद्देश्य से पूर्ण जानकारी वहां पर देता हुआ दिखाई देता है यथार्थ रूप में। इन फिल्मों का बजट जो वैसी फिल्में होती हैं जैसे प्रेम प्रधान है या व्यावसायिक फिल्में, उनसे तुलनात्मक रूप में कम दिखाई देता है। इन फिल्मों में हम देखते हैं कि सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं का भी पूर्ण रूप से हाथ होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार की फिल्मों का प्रदर्शन हम देखते हैं मूल रूप से सिनेमा घरों में नहीं होता। ये राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय चैनल पर आधारित इसका रूप प्रदर्शित किया जाता है। टेलीफिल्में, टेलीफिल्में से यहाँ हमारा तात्पर्य है विकास संबंधी फिल्मों को बढ़ावा मिले, जैसे जन स्वास्थ्य है, जल संरक्षण है, पर्यावरण है, इस पर आधारित ये टेलीफिल्में बनती है। इसमें कथानक, पात्र, मार धाड़, संघर्ष, संगीत आदि का रूप स्वरूप नॉर्मल फिल्मों की तुलना में हमें यहाँ पर कम देखने को मिलता है। टेली फिल्मों की जो शुरुआत है उसका पूर्ण रूप से एक उद्देश्य वहां पर निहित होता हुआ दिखाई देता है। टेली फिल्में अक्सर विषय विकास संबंधी ही होती है और इनमें ग्रामीण विकास संबंधी विषय की बड़ी मात्रा का जो रूप स्वरूप है वो लिया जाता है, क्योंकि भारत भी करीबन 70% जनसंख्या देहातों में रहती है। तो वहां पर उनकी समस्याओं पर, उनकी विषमताओं पर, उनके विकास के जो अवरोध है उन पर, उन फिल्मों को वहां पर दर्शाया जाता है। एनिमेशन और कार्टून फिल्में, एनिमेशन और कार्टून फिल्मों से यहाँ हमारा तात्पर्य है कि यहाँ पर हमने देखते हैं कि बच्चों के लिए बहुत सारी एनिमेशन
या कार्टून फिल्मों का निर्माण विशेष रूप से किया जाता है, यानी कि बच्चों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर उन फिल्मों का निर्माण किया जाता है। ये फिल्में कई बार काल्पनिक पर आधारित होती है, कई बार प्राचीन घटनाओं पर आधारित होती है, कई बार पौराणिक आधारों पर निहित होती हैं, जिससे बच्चा देखकर अपने मनोरंजन का जो रूप स्वरूप है उसको साकार करता हुआ दिखाई देता है। विज्ञापन फिल्म, विज्ञापन फिल्मों से हमारा तात्पर्य है व्यावसायिक लाभ हेतु किसी भी सूचना या जानकारी को पाठक, दर्शक, श्रोता तक पहुंचाकर उस कंपनी के जो उत्पाद को जो लाभ वहां पर मिलता है वो विज्ञापन के अंतर्गत आता हुआ दिखाई देता है। इसमें ग्राहक अपने उत्पाद की जानकारी देने हेतु सुप्रसिद्ध नायक नायिकाओं को उसमें निर्वाह करता है। कई बार नॉर्मल व्यक्ति को भी उसमें सटीक यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। मूल रूप से वह अपने व्यवसाय, अपने उत्पाद की वहां पर एक तरह से बिक्री के लिए वहां पर दर्शकों को, पाठकों को आकर्षित करते हुए दिखाई देता है। प्रयोगात्मक और कला सिनेमा, प्रयोगात्मक और कला सिनेमा से हमारा तात्पर्य है, प्रयोगात्मक का अर्थ है नए विषय पर फिल्म का आधार प्रस्तुत करना। नए विषय से हमारा तात्पर्य है जो मैंने अभी आपको प्रेम प्रधान या हिंसा या आपको एक तरह से सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक या डॉक्यूमेंट्री, इन सब से अलग कुछ नए प्रयोग के आधार पर फिल्मों का जो रूप स्वरूप है वह रखा गया है। उनका अर्थ यहाँ पर नए विषय पर फिल्म का आधार प्रस्तुत है। गैर कथा रूपों के आधार पर या पारंपरिक कथाओं पर आधारित कला पर नए विषय पर फिल्म को वहां पर प्रस्तुत करना, एक कलाकार की व्यक्तिगत दृष्टि से उसे प्रस्तुत करना आदि। प्रयोगात्मक फिल्मों का जो आरंभ है वह 1920 के आसपास यूरोप में हुआ। अमेरिका में 1921 के आसपास माना जाता है। जैसे कि हम देखते हैं चित्रकार, डांस, अलगाव आदि पर प्रायोगिक फिल्मों की शुरुआत कही जा सकती है। 1960 से 70 के आधार पर हम देखें कि वैचारिक फिल्म यानी कला वातावरण के अनुसार फिल्मों का वहां पर रूप स्वरूप रखा गया। कई बार फिल्में नारी प्रधान रूप में भी हमें देखने को मिलती है। पहले हम देखते हैं कि पुरुष प्रधान था, आजकल हम नारी प्रधान, यानी कि कुछ समाज से हटकर चीजें हमने की। नारीवाद और राजनीतिक आधार पर आधारित फिल्मों का भी वहां पर रूप स्वरूप रखा गया। कहने का तात्पर्य है बड़ी बड़ी कंपनियां मल्टी फ्लैक्स संस्कृति का हिस्सा बनने को बेताब है। इनकी वजह से ही बॉलीवुड में प्रयोग धर्मिता को बढ़ावा मिला। कई फिल्में सिर्फ मल्टी प्लेक्स के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। इधर इसे हम डिटाइजेशन या पूरी बॉलीवुड के लिए क्रांतिकारी प्रयोग साबित कहें तो अतिशोक्ति नहीं होगी। फिल्मों के निर्माण को लेकर वितरण, विपणन और प्रदर्शन तक में यह पूरी तरह से सिनेमा की जो एक तस्वीर है उसको बदलकर रख दिया है। फिल्मों की लागत में उल्लेखनीय कमी और गुणवत्ता में भारी वृद्धि हुई है, जिसमें प्रयोगवाद को और बढ़ावा मिला। सेलुलाइड पर बनने वाली फिल्में 300 या 350 प्रिंटों के साथ रिलीज हो जाती थी, लेकिन डिटाइजेशन के बाद हिंदी फिल्में एक साथ हजारों स्क्रीनों पर रिलीज की जाने लगी। सैटेलाइट के माध्यम से ये फिल्में देश के छोटे बड़े ग्रामीण, शहरी से लेकर विदेशों तक बड़े बड़े सिनेमा घरों में एक साथ दिखाई जाने लगी। हाल ही में रिलीज हुई चेन्नई एक्सप्रेस 2400 या 4200 स्क्रीनों पर एक साथ दिखाई दी गई, रिलीज हुई। बदलते समीकरणों ने बॉलीवुड की अर्थव्यवस्था को ही पूरी तरह से बदल दिया। फिल्मों में मुनाफा कमाना उतना मुश्किल नहीं था जितना पहले था। कम बजट वाली फिल्में भी कई बार बेहतर रूप से मुनाफा करती हुई अर्जित दिखाई देती। नायक, नायिका, निर्माता, निर्देशक अब फिल्म फीस के एवज में शेयर लेने लगे। फिल्म रिलीज होने का निश्चित दिन, जैसे हम देखते हैं कि शुक्रवार माना जाता था, पर अब उसे बदलकर हम देखते हैं कि कोई भी उत्सव पर रख दिया जाता है या फिर किसी भी त्योहार पर उसे रिलीज कर दिया जाता है। हम देखते हैं जैसे रणबीर कपूर या सलमान खान या आमिर खान की फिल्में या शाहरुख खान की फिल्में हम देखते हैं कि शुक्रवार को ना रिलीज होकर जो ईद का जैसे त्योहार है या फिर
अन्य हम देखते हैं क्रिसमस का त्योहार है या दिवाली पर अक्षय कुमार की फिल्में रिलीज होना, ये दिन एक तरह से बड़ा फेरबदल माना जा सकता है। तारे जमीन पर या आमिर खान की थ्री इडियट या माँ जैसी फिल्में बदलती सोच और समाज को एक नया संदेश देती हुई नजर आई। कहानी प्रधान फिल्में जैसे न्यूयॉर्क, ओमकारा, जब वी मेट फिल्म जगत का एक नया रूप से ढांचा तैयार करती हुई दिखाई दी। कहने का तात्पर्य यह है कि इन फिल्मों के माध्यम से अनेक प्रयोग रूपों को वहां पर सार्थक रूप दिया गया। कुर्बान और वेकअप इंडिया, वेकअप सिड जैसी फिल्मों में एक नया प्रयोग दिखाई दिया। यह अतिथि तुम कब जाओगे में अतिथि की जो परिभाषा है वही बदलकर रख दी है कि अतिथि आने से कितने प्रकार के संघर्ष, कितने प्रकार के द्वंद वहां पर झेलने पड़ते हैं। इश्किया फिल्म का जो रूप स्वरूप है वही फिल्म निर्माता निर्देशक ने बदल के रख दिया। मनोरंजन के नाम पर फुअड़ता का वहां पर प्रयोग किया गया और घिसी पिटी कहानियों को जो रूप स्वरूप है उसे प्रस्तुत किया गया। मृत्युदंड, निकाह, लज्जा जैसी फिल्में महिलाओं के सम्मान और अधिकार को लेकर चिंतित होती हुई दिखाई दी। समाज की सोच में हम देखते हैं कि अछूत कन्या, सुजाता या जाग उठा इंसान, जाति पर आधारित असमानता के खिलाफ आवाज उठाई गई। 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, किसानों की समस्या को सशक्त रूप से यहाँ पर दिखाया गया। सेक्स संबंध पर आधारित फिल्म जैसे अस्तित्व है, अर्थ है, प्रतिहार है, पिंजर है, बिल्कुल अलग रूप में यहाँ पर व्यक्त की गई। फैशन, रेड अलर्ट जैसी फिल्में भी एक नए प्रयोग के आधार पर मिली। जिंदगी मिलेगी दोबारा में जिंदगी के महत्व को दिखाया गया कि जो भी क्षण है वह आज ही है, आज ही जीना है, उसका रूप स्वरूप वहां पर दिखाया गया। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि प्रयोग के आधार पर अनेक प्रकार के रूप स्वरूपों को बदला गया। उसमें पात्रों की जो छवि है उसको भी बदला गया, वेशभूषा को भी बदला गया, साथ ही साथ स्थानों के द्वारा उसके अभावों को भी दिखाया गया। तो पूर्ण रूप से हम ये देखते हैं कि सिनेमा का जो इतिहास है या सिनेमा का जो स्वरूप है उसमें अनेक प्रकार के बिंदुओं के द्वारा